हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग ने डिस्कस किया है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या पूर्व इतिहास रहा है। हमने डिस्कस किया कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बना, हाउ मेनी मेंबर्स वेयर देयर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मीन्स दिस एवरीथिंग हैज गॉन इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पिछला चैप्टर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उस चैप्टर को जो हमारी बुक है उससे अगर आप पढ़ेंगे तो एक ओवरव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको सामने आ जाएगा, और टेबुलर चार्ट में है कि पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है, हाउ दिस पार्ट 4A वाज एडेड, दैट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इन टॉपिक्स को हमें जो है सो पीछे में हम लोग देख चुके हैं। यू रिक्वायर टू रिवाइज इट। मेंटेनिंग पार्ट में मैं एक बात जरूर कहूँगा, यूपीएससी या कोई भी एग्जामिनेशन हो, वट एवर द एग्जामिनेशन इज देयर, इवन यू आर इन द स्कूल, आप 5वें क्लास में भी हो, इफ़ यू आर द पेरेंट, यू आर टीचिंग योर चाइल्ड, आप ट्यूटर हो, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, तो 2 चीज़ एकदम याद रखना। दैट इज द वार स्ट्रैटेजी। व्हाट इज वार, ये वर्ड को याद रखिए, वार स्ट्रैटेजी। यही पढ़ाई है, यही पढ़ाई है। वार स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि W मीन्स राइटिंग। इफ यू आर रीडिंग ओनली और नॉट राइटिंग, इट मीन्स यू हैव नॉट स्टडीड, दैट्स ऑल, फिनिश। बिल्कुल कोई आपका स्टूडेंट आपको दे रहा हो, डिच कर रहा हो, धोखा दे रहा हो, बोल रहा हो कि हमने पढ़ लिया है, पर वेयर इज रिटन? इफ इट इज नॉट रिटन, इट मीन्स ही हैज नॉट स्टडीड। बिकॉज रिटन में क्या होता है, आप ध्यान से समझना कि ये उंगलियां हैं, ये उंगलियों में सब में सेंस है, तो सेंसरी परसेप्शंस आर एट द एंड ऑफ द नर्व्स, और आप इसके बीच में कंसंट्रेट करते हो, और पेन की नीब के ऊपर में आपका जाता है कंसंट्रेशन, एंड यू राइट। मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड तभी आता है जब आप राइटिंग करते हो। या दूसरा तरीका क्या है कंसंट्रेशन ऑफ माइंड का, व्हेन यू आर काउंटिंग योर ब्रेथ, और ये जब नेचुरल प्रोसेस में आएगा तो समझो कि आपका कंसंट्रेशन है। मीन्स इवन इफ यू आर रीडिंग, योर ब्रेथ इज साउंडिंग, तो वो समझ लो उच्छ्वास जो कहते हैं, वो साउंड दिख रहा हो, तो आपका कंसंट्रेशन पूरा है। दैट्स वाई आई एम ऑलवेज टेलिंग माई स्टूडेंट्स कि आपका इफिशियंसी लेवल क्या था। बच्चा इस वर्ड को समझ ही नहीं पाता है कि इफिशियंसी क्या वर्ड बोल रहे हैं। मैं राइटिंग से और उसका मेंटल कंसंट्रेशन समझ जाता हूँ कि पर्सन कितना इफिशिएंट था। तो वार स्ट्रैटेजी का W इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइटिंग। तो व्हाट यू हैव टू डू कि अगर आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ा है तो आपका राइटिंग वर्क में पीछे के पेज में जाइए, वेदर यू हैव रिटन ऑल दोज थिंग्स, वट एवर यू हैव स्टडीड, कैन यू रीराइट इट, दैट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज A, एसोसिएशन। व्हाट इज एसोसिएशन? एसोसिएशन का मतलब होता है कि जो मैंने पढ़ा है उससे किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इफ यू कैन फ्रेम द क्वेश्चंस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जाम में जो पूछा जाने वाला है उसको अगर आप क्वेश्चंस को फ्रेम अभी कर लेते हो तो आपका एग्जाम की तैयारी होने लगती है। मीन्स राइटिंग किया, नाउ फ्रेम द क्वेश्चंस, विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। जैसे मान लिया कि आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चैप्टर पढ़ा है, आपसे पूछा जाता है कि जुडिशियल रिव्यू में कौन कौन से सैलिएंट पॉइंट्स हैं, आप लिख लेते हो, फिर आप देखो क्या मिसिंग हो गया है, वहीं से क्वेश्चन निकल जाएगा। मीन्स यू हैव टू एसोसिएट इट वॉट एवर यू हैव रिटन। थर्ड इज व्हाट? थर्ड इज रिवीजन। जब एक बार चैप्टर को आपने अच्छे से WA कर लिया है तो अब आप रिवाइज हमेशा करते रहो, अदरवाइज आप भूल जाओगे। वार स्ट्रैटेजी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टूडेंट। और यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम द मेंटर, हु इज योर टीचर, यू योरसेल्फ आर योर टीचर। आप खुद अपने टीचर हो, मैं मेंटर हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आप कहाँ से आप फेल करते हो। अनलेस यू आर नॉट बिकमिंग योर टीचर यू कैन नॉट सक्सीड, ये याद रखना। बिल्कुल एक बुद्धा का डिक्टम है कि अप दीपो भव, बी अ लाइट अनटू योरसेल्फ।
ये बुद्धा मरने के समय का एक अंतिम वाक्य है उनका, अंतिम उद्गात है बुद्धा का। जब बुद्धा कुशीनगर में 2 साल के पेड़ के नीचे अंतिम सांसें ले रहे थे, आनंद उनको पानी पिलाता है, बोलता है कि मैं अरिहंत नहीं हो पाया, अब मेरा टीचर कौन होगा? हु विल बी माई गुरु? बुद्धा हैज टोल्ड अप दीपो भवा। दैट मीन्स बी योर ओन टीचर। अगर आप अपना टीचर खुद नहीं बन पाओगे तो आप कैसे पढ़ोगे? करेक्ट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग पीछे जो पढ़े हैं, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इतना अब चैप्टर हो गया। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर आ रहे हैं। ध्यान से सुनो, क्योंकि श्रोति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं बुद्धिज्म में श्रोति प्रज्ञा, सुनने की प्रज्ञा। जिसके सुनने की प्रज्ञा अगर जग गई तो समझिए को बहुत ज़्यादा ग्रास्प कर लेगा, और फिर इसको किताब पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ज्ञान प्रज्ञा में आप चले जाएंगे। तुरंत आप पढ़िएगा तो आपको याद आएगा कि हमने सुना है, ध्यान से आप सुने। ये जो चैप्टर है, चैप्टर का मेन थीम है क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब क्रिटिसिज्म मीन्स नॉट क्रिटिसाइजिंग इट, क्रिटिसिज्म मीन्स मैं क्रिटिक कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का। व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यू आर हैविंग, क्वाइट नेचुरल। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक लाइन तो हमेशा कहा जाता है, इट साइज इज एलिफेंटाइन, हाथी के इतना बड़ा साइज है। मीन्स ये जो है बहुत लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है। और दूसरा जो है कि जब लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्वाइट नेचुरल इसको इंटरप्रिटेशन करने के लिए बहुत सारे लॉयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इट इज़ द एक्सपर्ट्स आर देयर टू एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स सिंपल आदमी नहीं समझ पाएगा। ये दो तो बहुत बड़ा पॉइंट है। तो ये जो है एलिफेंट, ये डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स है वो बोलते हैं इट वाज टू लॉन्ग एंड टू रिजिड। सेकेंड पार्ट कहते हैं कि भाई ये जो है साइज ऑफ द एलिफेंटाइन साइज। आइवोरो जेनिंग्स कहते हैं इट इज लर्स पैराडाइज। तो ये सब आप देख लीजिएगा, दिस थिंग्स हैव बीन एक्सप्लेन्ड हियर। सो in interview they can ask you critically analyze the constitution of India। तो आप 3-4 नाम देके अगर बोल देते हो इस इंटरव्यू का आंसर में कि सर आइवर जेनिंग्स हैव टोल्ड दैट इट इज द टू लॉन्ग एंड देन यू कैन टोल्ड दैट इट इज अ पैराडाइज ऑफ लायर्स, एस.के. माहेश्वरी हैज टोल्ड लाइक दैट, देन इंटरव्यूअर विल अंडरस्टैंड दैट यू आर हैविंग द बेसिक थिंग्स। क्यों? इसलिए ज़रूरी होता है कि जब नॉलेज हो अपनी किताबों को थोड़ा ध्यान से पढ़ के याद रखने का। नाउ वी कम टू द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे तो इसमें देयर आर ऑलमोस्ट 16-17 सैलिएंट पॉइंट्स। इसको हम लोग ब्रीफली एनालाइज करते हैं। लाइक इट इज द बल्किएस्ट एंड लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है जैसे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लाइक यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ये पूरा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारा ओरिजिनल फ्रेमवर्क जो कॉन्स्टिट्यूशन का है ये आपका 1949 में इट कंटेन्ड ए प्रीएम्बल, एक प्रीएम्बल था 1949 में। देयर वर 395 आर्टिकल्स। हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर? देयर वर 395 आर्टिकल्स। आपके बुक में लिखा हुआ है। It was divided into 22 parts and it was divided into 8 schedules. So 395 articles, 8 schedules and 22 parts. Why? What was its massive size के पीछे कारण क्या है? You have to give one summative answer कि why it was so lengthy constitution. By India is a vast country, vast population, multicultural, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, Anglo-Indians, all those, Buddhist, all those. तो ये है बड़ा साइज है, जोग्राफिकल है। और दूसरा चीज़ ये हो गया कि 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिशर्स ने बनाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो उन्होंने लिखा, इट वॉज वेरी लेंदी, वेरी डिटेल्ड, ईच एंड एवरी रूल्स वर डिफाइंड। हम लोग वहाँ से उसको लेके आए बिकॉज इट वॉज वेरी गुड फॉर द ब्यूरोक्रेट्स, उनके लिए बड़ा अच्छा था ये। तो आई फाइंड दैट कि ये जो है आपका कि ये हिस्टोरिकल फैक्टर्स तो ये रह गया। और एक ही कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हो,
that it covers both the center and the states. यूएसए में जाएंगे, इट इज ए फेडरल सेटअप, वहाँ पर सेंटर का स्टेट्स का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और लीगल डोमिनेशन, तो बहुत सारे लीगल ल्यूमिनरीज थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसलिए सभी लॉयर्स लोग मिलके इसको और भी ज़्यादा लंबा कर दिया। This is the first salient point, the bulkiest and longest written constitution. Now we come to the second salient point. It has drawn from the multiple sources. हम पिछले क्लास में भी देखे थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है वो बोलते हैं कि वी हैव सीन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंटायर वर्ल्ड, और हमने हर जगह से अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आ गए। जैसे स्ट्रक्चरल पार्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ले लिया। फिलोसफिकल पार्ट जो अमेरिकन बिल जो है, अमेरिकन बिल ऑफ जो है, उससे हम लोगों ने फिलोसफिकल पार्ट लिया। अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स वहाँ से लिया हमने। फ्रेंच से लिया लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट। राइट्स की बात किया हमने तो आयरिश प्रिंसिपल से लिया हमने। डायरेक्टिव प्रिंसिपल फॉर द स्टेट पॉलिसी आयरिश से लिया। पॉलिटिकल पार्ट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने पूरा ब्यूरोक्रेटिक सेटअप लिया। दूसरी बात हम लोग कहते हैं कि वेदर पीपल में आस्क यू वेदर द कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सिबल, तो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है रिजिड और फ्लेक्सिबल के लिए कि भाई इट इज ए मिक्सचर ऑफ बोथ। रिजिड पार्ट मीन्स कुछ यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन वेरी रिजिड, कैन नॉट बी इजिली चेंज्ड, रिक्वायर्स ए कॉम्प्लेक्स स्पेशल प्रोसीजर्स, हमारे यहाँ भी है थोड़ा सा। फेडरल है इसलिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी है। वेदर इट इज ए फेडरल और यूनिटरी, क्वेश्चंस आते हैं। व्हेन आई अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन एट दैट टाइम यही क्वेश्चन आया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल, क्रिटिकली एनालाइज। तो ये बिल्कुल आंसर यहाँ लिखा हुआ है कि फेडरल में क्या होता है, दो गवर्नमेंट होते हैं, एक सेंटर का होता है, एक स्टेट का होता है। यहाँ पर क्या हो जाता है, एक कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है फेडरल में, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, रिजिड हो जाता है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होता है जो हमारे यहाँ है, एंड बाई कैमरलिज्म होता है कि राज्यसभा, लोकसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस। दीज आर द 5 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। लिख लीजिएगा आप कि व्हाट आर द 5 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। यूनिटरी फीचर्स में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एंड सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दिस वन, इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। तो ये जो है फेडरल और यूनिटरी दोनों फीचर्स आपको पता होना चाहिए। दैट्स वाई केसी वेरे इज टेलिंग दैट इट इज ए क्वासी फेडरल। मोरिस जॉन्स इज टेलिंग इट इज ए बार्गेनिंग फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं ग्रेवेले ऑस्टिन। नाउ वी कम टू द 5th पॉइंट, दैट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो व्हाई इट इज ए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट? सो प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर who is the executive head, that is shows the parliamentary, and president is a symbolic head, that is the republican part. तो means we are finding a prime minister, हमें एक प्राइम मिनिस्टर दिखता है जो कि आपका क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है। प्रेसिडेंट जो हमारे रिपब्लिकन की बात करता है। तो पार्लियामेंट्री एंड रिपब्लिकन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन, ये वर्ड आपके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में भी है। इसको कभी कभी पूछ देते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड द रिपब्लिक। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है नॉर्मली इस तरीके का। जैसे इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन इट इज ए पार्लियामेंट्री मोनार्की, कि पार्लियामेंट भी है लेकिन एक मोनार्क होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो है पार्लियामेंट्री मोनार्की नहीं, हमारे यहाँ इट इज द पार्लियामेंट्री रिपब्लिक बिकॉज प्रेसिडेंट इज देयर। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, दैट्स वाई रिपब्लिकन हम लोग कहते हैं। तो इंडियन सिंथेसिस है यहाँ पर जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी का पावर दिया हुआ है, देयर इज सेपरेट जुडिशरी। यहाँ पर लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव बोथ आर इंटरलिंक्ड। सम पर्सन्स ऑफ द लेजिस्लेटिव दे बिकेम द मिनिस्टर्स एंड दे बिकम द एग्जीक्यूटिव हेड। तो किसी भी आप आईएएस बन जाते हो, आप आईएएस बन के आप सेक्रेटरी बन जाते हो, चीफ सेक्रेटरी बन जाते हो, बट यू हैव टू रिपोर्ट टू सर्टेन मिनिस्टर्स who are democratically elected. The legislatures become the head of the executive. That's why we can tell that it is democracy. ये वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ इसको याद रखिएगा। क्या मैं वर्ड बोल रहा हूँ कि जो लेजिस्लेचर्स है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पर्सन है,
he can become the minister, or minister is head of the executive. Means even if you are the IAS, you are having secretary, chief secretary, DM से 4 promotion ऊपर पहुंच गए हो आप, लेकिन you have to report to certain minister because he is democratically elected, because it is a democratic country. तो लेजिस्लेचर एंड जो है और एग्जीक्यूटिव ये दोनों साथ में काम करते हैं, बट जुडिशरी इज सेपरेट हमारे यहाँ पर. तो दैट्स व्हाई वी कैन टेल दैट एंड जुडिशरी इज हैविंग द पावर फॉर द जुडिशियल रिव्यू. जुडिशियल रिव्यू कर सकता है. दैट इज द वी कैन टेल दैट इट इज हैविंग द वी हैव रिटन हियर दैट देयर आर इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी बिकॉज जजेज का टेन्योर सिक्योर होता है, फिक्स सर्विस कंडीशंस होते हैं, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 की बात करता है. यूपीएससी का क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं. आपको 4 फीचर दे देगा, अब बोलेगा विच वन इज नॉट शोइंग दैट जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट. तो आप देखिएगा उसमें से कौन नहीं है, उसको आपको समझना पड़ेगा. दैट्स वाई ईच एंड एवरी लाइन रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड. रटो बेटा तो नहीं बनोगे. आपने रटना जहां शुरू किया आपका आईएएस बनने का रास्ता बंद हो गया. आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल सबका एक एक वर्ड का बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपकी किताब का. इसके लिए जरूरी है कि एक ही किताब हो, और दैट आई एम डूइंग फॉर यू. मैं आपके लिए एक ही किताब लिख रहा हूं, सिर्फ उसी किताब को बार बार पढ़ोगे, उसी को समझ लोगे तो तुम्हारा. हम लोग मोस्ट सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर जस्टिसिएबल बाय द कोर्ट्स, इसकी बात कर रहे हैं. पार्ट 3 है. व्हाट इज द पार्ट 3? आपको बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना होता है. पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल राइट्स. पहले भी हमने पढ़ा है फंडामेंटल राइट्स कहाँ से आता है, तो आयरिश रिपब्लिक से. फंडामेंटल राइट्स कहाँ से कहाँ तक जाता है? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक. आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35. हमारे बुक में लिखा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी 6 फंडामेंटल राइट्स. कितने फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं? 6 फंडामेंटल राइट्स टू ऑल सिटीजन्स टू प्रमोट द आइडियल्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. व्हाट इज द वर्ड? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. तो आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट्स आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35. फर्स्ट इज द राइट टू इक्वलिटी. राइट टू इक्वलिटी जो है आपका आर्टिकल 14 टू 18. राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23, 24. फंडामेंटल राइट्स जब हम पढ़ेंगे तो इसको और डिटेलिंग कर लेंगे. तो इक्वलिटी मीन्स व्हाट? ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर हैविंग सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, जस्टिसिएबल बाय कोर्ट बट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. द वर्ड प्लीज नोट इट डाउन. ये आपके बुक का जो वर्ड है उसको हाईलाइट कर लीजिएगा. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25, 28. फ्रीडम ऑफ रिलीजन माइनॉरिटीज के राइट जो होते हैं. फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट से ही हमको सेकुलरिज्म का कंसेप्ट समझ में आता है. आर्टिकल 25 टू 28 लाइक सबरीमाला केस. अभी जो सबरीमाला केस है उस पर एक छोटा सा राइटअप लिखने की आपको जरूरत होगी, बिकॉज डायनेमिक पार्ट हैज टू बी लिंक्ड विथ द स्टैटिक पार्ट. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मिलता जुलता है, क्योंकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो जितने सारे कुछ माइनॉरिटीज़ के बनाए जाते हैं, मदरसा है या किसी चर्च के द्वारा जो इंस्टीट्यूशन चलाया जा रहा है, या डिफरेंट पंथ वाले जो अपने इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज हमारे यहाँ सेकुलरिज्म का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है इन कंपेरिजन टू द फ्रेंच कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म या अमेरिकन कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म. अमेरिका में है कि स्टेट और रिलीजन दोनों अलग है. इंडिया में जो तो हियर द कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इज डिफरेंट. हमें इंडिया में है इक्वानिमिटी, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स. अमेरिका में है स्टेट इज नथिंग टू डू विद द रिलीजन. फ्रांस में है कि आपका स्टेट इज सुप्रीम, रिलीजन इज सेकेंडरी. सो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट अलग अलग कंट्री में अलग अलग है.
ये आपको इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हम लोग जब आएंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में, या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में, या सेकुलरिज्म के कंसेप्ट में, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये हमारी बुक में इसको एक्सप्लेन किया भी गया होगा, या हम जो आपको मॉक टेस्ट कराएंगे वहाँ पर इस तरह का टेस्ट पेपर आपसे लेंगे। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, दैट इज दी बिल्कुल हार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, हैबस कार्पस, मैंडेमस, क्यो वारंटो एटसेट्रा, नहीं। तो दे आर जस्टिशिएबल, इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स। इफ समबडी वायलेट्स यू कैन अप्रोच द कोर्ट्स। Article 32, even Supreme Court, because fundamental right has been violated, or to the High Court. However, they are not absolute, कि नहीं एकदम आपको मिलना ही चाहिए. Fundamental rights are having reasonable restrictions. Now we come to the 9th salient point. हमने बोला 17 की हम बात करेंगे अभी. Directive principles. Directive principles means Article 36 to Article 51. Part 4 में आता है. Part 4A में क्या आता है? Fundamental duties. B.R. अम्बेडकर जो ये बोलते हैं कि ये जो है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द नोवेल फीचर्स। ये नोवेल फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं। सोशल डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हमारे प्रियम्बल में भी ये वर्ड है, सोशल एंड इकोनॉमिक, जस्टिस सोशल एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो यहाँ हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में उसको हम प्रमोट करने की बात करते हैं। और ये नॉन जस्टिशिएबल है, ये नहीं है कि ये आप जस्टिशिएबल नहीं है, नॉन जस्टिशिएबल है। लेकिन बट दीज आर द डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स देम फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, इम्पोजिंग अ मोरल ऑब्लिगेशन। व्हाट इज द वर्ड इज देयर? मोरल ऑब्लिगेशन है। गवर्नमेंट के ऊपर में एक ऑब्लिगेशन देता है कि आप इसको लॉ बनाइए, तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए। फंडामेंटल ड्यूटीज लेटर एडिशन है, आर्टिकल 51A में आता है, पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्वर्ण सिंह कमेटी, इट वाज एडेड बाय द 86th अमेंडमेंट इन 2002। और ये स्वर्ण सिंह कमेटी का, इसमें आपको याद करना पड़ेगा व्हाट आर दोज। इट हैपेंड विथ मी कि मैं चूंकि जो बुक पढ़ता हूँ उसको मैं लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ। और एक बार बीपीएससी का मैं एग्जाम दे रहा था, आई एम ऑलमोस्ट द टॉपर ऑफ द 39th बीपीएससी एग्जामिनेशन। तो 39वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन का वन अमॉन्ग द टॉपर, 7th रैंक था मेरा, ऑलमोस्ट 7th रैंक था ही, ऑलमोस्ट क्या। तो ये जीएस का पेपर था, उन्होंने पूछ दिया फंडामेंटल ड्यूटीज। मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं लिख पा रहे थे, चूँकि मेरा पढ़ा हुआ था तो मुझे याद था, मैंने याद करके रखा था उसको और मैं वहाँ लिख दिया। क्वाइट नेचुरल, दैट कुड मेक मी टू कम अमंग द टॉप। तो ये आपको देखना होगा कि क्या क्या है उसमें, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग, ये सब को करना, ये देखना होगा जो आपको, ये नॉन जस्टिशिएबल है। 11th फीचर जो सेकुलर स्टेट की हम बात कर रहे थे, सेकुलर जो है ये वर्ड बाद में आया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म था। इट इज नॉट लाइक दैट सेकुलरिज्म वाज नॉट देयर, सेकुलरिज्म वाज देयर। लेकिन वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में 1977 में, दैट वाज द 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे। यहाँ हमने लिखा है कि इट एम्बॉडीज द पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, means giving equal respect to all the religions. Phrasing of the word is very important in the constitution. हमने ये वर्ड का फ्रेज याद रहना चाहिए, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स। और प्रोटेक्टिंग ऑल द रिलीजन्स इक्वली, मीन्स सभी रिलीजन को इक्वली प्रोटेक्ट करते हैं, रादर देन स्ट्रिक्टली सेपरेटिंग रिलीजन एंड स्टेट एज सीन इन द वेस्ट। यूएसए में क्या है, रिलीजन अलग है, स्टेट अलग है। Now come the 12th point, that is the universal adult franchise. हमारे यहाँ आज़ादी के पहले सबों को वोट देने का राइट नहीं था। Selected persons where have can exercise their votes, 14% जो टैक्स दे रहे हैं, जिनके पास लैंड है, जिनके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वही लोग वोट देते थे। लेकिन अभी क्या है, B.R. अम्बेडकर ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात किया। पहले 21 ईयर एज था, बाद में माना गया कि 18 ईयर एज के बाद भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। दैट वाज द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1988। इट वाज द राजीव गांधी गवर्नमेंट व्हिच हैज इंट्रोड्यूस्ड इट। सिंगल सिटीजनशिप है हमारे यहाँ, यूएसए में ऐसा नहीं है।
इंडिपेंडेंट बॉडीज है हमारे यहाँ। अभी यही होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वेदर दे आर इंडिपेंडेंट और नॉट, इसी पर अभी एशिया में क्वेश्चन पूछ दिया गया 1200 वर्ड में। इलेक्शन कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, दिस ऑल आर द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। 15th पॉइंट इज द इमरजेंसी प्रोविजंस। प्रेसिडेंट को पावर है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हो फॉर सेफगार्डिंग द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। ऐसा वर्ड याद रखिएगा। विच आर द 4 कंडीशन? सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, यूनिटी ऑफ द कंट्री, इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। लाइक नेशनल इमरजेंसी किस कॉज में? ग्राउंड्स ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशंस। वर्ड क्या यूज किया? एक्सटर्नल एग्रेशन, ये वर्ड बाद में ऐड किया गया। और आर्म्ड रिवेलियन। स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किसी स्टेट में, किसी भी स्टेट में अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, फेलियर हो जाता है, तो आर्टिकल 365 और 356 के अंतर्गत हम लोग प्रेसिडेंट रूल वहाँ लगवाने की बात वहाँ की जाती है। फिनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360, जब फिनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज एट स्टेक। अभी क्या हो रही है, कुछ बातें हो भी रही है कुछ इस तरीके की कि फिनेंशियल प्रॉब्लम आने वाला है। तो दीज आर द यूनिक फीचर्स। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फीचर 16th, दैट इज द 3 tier ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे यहाँ एक यूनियन है, एक स्टेट है और एक पंचायती राज है। पंचायती राज कब आया? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। 73rd में ग्रामीण पंचायत और 74th में म्यूनिसिपैलिटीज। ये नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के टाइम की बात है। और इन्होंने जब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन दिया तो ज़्यादातर जो लेजिस्लेचर्स थे, एमपी थे, एमएलए थे, उसका विरोध कर रहे थे। बट डिस्पाइट गवर्नमेंट वाज हैविंग द पॉलिटिकल विल, और ये 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट को इन्होंने इनैक्ट कर दिया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, इसके बारे में अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पर क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसने बोला कि इट मेड द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी एज ए फंडामेंटल राइट्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना हमारा फंडामेंटल राइट हो सकता है। इट इंक्लूडेड न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स 43B। क्वेश्चन आ सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी पर, नोट कर लीजिएगा, इसका लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड इज इंपॉर्टेंट। कोऑपरेटिव सोसाइटी। So what I am finding that in this Indian polity, in this context, we have discussed all the salient points। और ये हम अपनी किताब में इसको एक जगह पर सबको हम सम्मिलित कर दिए हैं ताकि आपको ये आसानी से पढ़ा जा सके। My dear students, in nutshell, I will give one mentoring lessons that in Constitution just rely on one book, that is more than enough to secure you the highest marks in the examination. Means you can easily secure more than 140 marks out of 250. 140 out of 250 is very good marks for the UPSC examination. ठीक है ना? तो आप उतना आराम से कर सकते हो क्योंकि 50% पर आपका सिलेक्शन हो जाता है यूपीएससी में। यहाँ आप 140 मीन्स 125 इज 50%, उससे आप कितना ज़्यादा ला रहे हो? उससे 7-8% ज़्यादा ला रहे हो। 57% मीन्स यू आर द टॉपर। ठीक है ना? आराम से ला सकते हो, प्रोवाइडेड आप एक बुक पर पूरा का पूरा वर्ड बाय वर्ड समझ के, याद करके, लिख के उसको प्रैक्टिस करो। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जब न्यूज़पेपर पढ़ो तो उसको अपने किताब के साथ लिंक करते रहो ऑल द टाइम। स्टैटिक एंड डायनेमिक दोनों अगर लिंक रहेगा तो नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेट एटलीस्ट 140 मार्क्स आउट ऑफ 250 इन जीएस पेपर 2। अगर आपने इस तरीके से पढ़ा है तो पॉलिटी के अगर 18 क्वेश्चन आते हैं 100 में पीटी में तो सभी के सभी करीब सही हो जाएंगे। इट मीन्स पीटी भी निकलेगा, मेंस भी निकलेगा, अंडरस्टैंडिंग है डायनेमिक पार्ट के साथ तो इंटरव्यू भी निकलेगा। मीन्स आवर अप्रोच शुड बी इंटीग्रेटेड फॉर क्वालिफाइंग इन द एग्जामिनेशंस। ओके, तो हैप्पी रीडिंग, पढ़िए आप इस चैप्टर को ध्यान से। हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, दैट इज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, थैंक यू।